अगस्त 2023 से जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उन्हें ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने सपोज मई 2023 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गई है, तब भी आपको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर ई इनवॉइस। जब आप सब्सिक्वेंट ईयर में चले जाते हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को कंसीडर किया जाता है फॉर ई इनवॉइस। तो इस केस में आपको 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा और ईच एंड एवरी इनवॉइसेस जो ई इनवॉइस की कैटेगरी के अंदर आती हैं, आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी। ये नोटिफिकेशन जो है मई 10 2023 को आया था। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ई इनवॉइस होता क्या है। बेसिकली आप जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं अपने ईआरपी से, चाहे वो टैली हो, सैप हो, ओरेकल हो या अदर ईआरपी हो, आपको ई इनवॉइस वैसे ही बनानी है। बस क्या होगा कि अभी आपको उसको जीएसटी पोर्टल के अंदर उस इनवॉइस के कंटेंट को मेंशन करना है। अब ये ईआरपी टू ईआरपी भी कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, किसी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इनवॉइस के कंटेंट हमेशा आपके ईआरपी से ही जनरेट होंगे, और जो ई इनवॉइस बनेगी वो जीएसटी पोर्टल पर बनेगी। ई इनवॉइस का क्या मतलब होगा कि आपको एक आयरन नंबर मिलेगा क्यूआर कोड के साथ में। जैसे वो आयरन नंबर मिल गया क्यूआर कोड के साथ में, तो वो डिजिटली साइंड ई इनवॉइस आपके पास में आ जाएगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दी गई है जिसके अंदर ऐसी जो यूनिट्स है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर है या आप जीएसटी में आप इंश्योरर है और जीएसटी में रजिस्टर है, ओ आई डी ए आर, आई एस डी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे इनकी टर्नओवर 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की हो जाए। इसी तरीके से जीटी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लगा हुआ है बाय रोड इन गुड्स कैरिज में, या कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है सप्लायर ऑफ पैसेंजर्स को, या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर है, तो इनके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव इनकी टर्नओवर कितनी भी हो। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन वाइज भी। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है, आप ई इनवॉइस के लिए लाइबल हो गए हैं, लेकिन आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं। अब बिल ऑफ सप्लाई इशू क्यों की जाती है? या तो आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो जीएसटी के अंदर निल रेटेड, एग्जम्प्ट या नॉन जीएसटी की कैटेगरी में है, तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर आप कोई कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। 500 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो डायनामिक क्यूआर कोड, जो कि एक सेपरेटली थिंग है, उसका ई इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको जनरेट करना है। इसी तरीके से फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के केस में भी ई इनवॉइस नहीं एप्लीकेबल होगा। अब फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट से यहाँ पर मतलब है कि जिसके अंदर, जिस डॉक्यूमेंट में जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ओनली एंड ओनली इनवॉइस वैल्यू का आप डिडक्शन या एडिशन कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होगा। अब गुड्स मूव किए जा रहे हैं कि डिलीवरी चालान के थ्रू फॉर जॉब वर्क, रिपेयर एक्सेट्रा, तब भी ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ई इनवॉइस क्या एप्लीकेबल होगा? जहां पर आरसीएम है, रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना है। जी हाँ, अगर आप एज ए सप्लायर, आपकी कोई गुड्स और सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, मतलब टैक्स जो है बायर को पे करना है, लेकिन स्टिल आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी है। अगेन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन या टैक्स पेयर जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप जीएसटी के अंदर टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर के रूप में रजिस्टर है, ई इनवॉइस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप रिपोर्ट करते हैं बिल ऑफ एंट्री के ऊपर, ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। ई वे बिल अलग है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। हाईसी सेल्स, बॉन्डेड वेयर हाउस, इनके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आप हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, क्योंकि जीएसटी चार्ज ही नहीं करते, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा किस किस ट्रांजेक्शन में? तो ध्यान रखिए, बी टू बी ट्रांजेक्शन में होगा। एक्सपोर्ट चाहे विद पेमेंट करे, विदाउट पेमेंट करे, एप्लीकेबल होगा। एससीजेड विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट करे, एप्लीकेबल होगा। डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, एप्लीकेबल होगा। अगर आपने एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन को कोई गुड्स सप्लाई किए हैं और सेम पेन के अंदर दोनों जीएसटीएन रजिस्टर है, तब भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी के लिए टर्नओवर कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपने रजिस्टर किया है बिफोर मार्च 2024, और मतलब 1 अप्रैल
एक बिफोर मार्च 2024 किया है तो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से, और रजिस्टर किया है आफ्टर मार्च 2024 तो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन टर्नओवर जो है वो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी देखी जाएगी। अब टर्नओवर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जाम सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी आएगी, इंटरस्टेट भी सप्लाई आएगी। सेम पेन और परमानेंट अकाउंट नंबर पर, मतलब कि अगर आपके 10 जीएसटीएन और 10 जीएसटीएन की कंसोलिडेट टर्नओवर यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी, और उसके बाद में आपकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी। जब इसको कंसिडर किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, तो सीजीएसटी, एचएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कुछ लगा है तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई इन्वर्ट सप्लाई की है जिसको कि आरसीएम एज ए रेसिपिएंट आपको देना पड़ रहा है, तो वो आपकी टर्नओवर में कंसिडर नहीं की जाएगी। अब कुछ बात कर लेते हैं करेक्शन अमेंडमेंट की। एक इनवॉइस जो है आईआरपी पर अपलोड की गई है तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है? जी हाँ, अलाउड है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि 24 आवर्स में ही इनवॉइस जनरेशन के आपको वो कैंसिल करनी है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपने ई वे बिल भी जनरेट किया हुआ और वो अगर एक्टिव है और वेरीफाई कर दिया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो कैंसिलेशन ऑफ आईआरएनआर पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ IRN, आपको GSTR 1 जो अपडेटेड हुआ था वो कैंसिल स्टेटस के साथ में अपडेट होगा। क्या ई इनवॉइस को हम लोग जो आयरन जनरेट हो जाता है उसके बाद में उसको अमेंड कर सकते हैं? ये अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप अपनी GSTR 1 में जाके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उस केस में वो जो आयरन वाला फ्लैग है वो हट जाएगा, और एक प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट भी जा सकता है कि आपने कुछ चेंज किया है। एक बार आयरन जनरेट हुआ पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर पे, उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या सेम इनवॉइस नंबर वापस से यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो GSTR 1 में भी ऑटो पॉपुलेट होती है। और आजकल गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दे दी है कि एज ए सप्लायर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो सेम टू सेम डेटा आपके रेसिपिएंट के पास भी चला जाएगा T+2 डेज में। मतलब आज आपने ई इनवॉइस जनरेट की तो 2 दिन के बाद में उसको वो ई इनवॉइस का डेटा दिखने लग जाएगा एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो ध्यान रखिए कि इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आपका जो है GSTR 2B के अंदर भी, सॉरी GSTR 1 के अंदर भी आपको ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। और इसका अंदर एक ये ध्यान रखिए कि जो भी आप मतलब आज आप अगर कोई ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फैब 2024 की, तो इस केस में आज ई इनवॉइस तो आज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये इनवॉइस आपकी अप्रैल मंथ की GSTR 1 में भी नहीं जाएगी और फैब मंथ की GSTR 1 में भी नहीं जाएगी, अगर फैब मंथ की आपने ऑलरेडी फाइल करी हुई है। अगर फाइल नहीं की हुई है तो आज जनरेट की हुई ई इनवॉइस आपकी फैब मंथ की GSTR 1 में चली जाएगी, लेकिन अगर फाइल की गई है तो वो किसी मंथ में नहीं जाएगी, आपको मैनुअली उसको जो है अपने GSTR 1 के अंदर दिखाना है। तो ये ही इनवॉइस का एक थोड़ा छोटा सा जो है वो मैंने वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।